नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है टिकट पर टकराव। कांग्रेस में टिकट को लेकर टकराव कोई नई बात नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनाव हो या उससे पहले के चुनाव, टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में पेंच फंसा ही दिखता है। इस बार भी लोकसभा चुनाव में नामांकन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस 28 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। बची 3 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। अब टिकट बंटवारे में देरी को हो रही है तो कयास भी लग रहे हैं। चर्चाएं भी हो रही हैं कि कांग्रेस नेताओं में मतभेद हैं, इसलिए सहमति नहीं बन पा रही है। बीजेपी तो यह तक कह रही है कि कांग्रेस में उम्मीदवारों का टोटा है। लेकिन क्यों हर बार चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस इस तरह की चुनौती से जूझती रहती है? क्यों टिकट पर टकराव की स्थिति बन जाती है? और क्या कांग्रेस नेताओं की खींचतान का फायदा बीजेपी इस बार भी उठा लेगी? आज इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। तीन सीटों पर पेंच फंसा, बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। सियासी दल चाहे विकास की कितनी भी बात कर ले या फिर नेताओं की छवि की दलील दे दे, लेकिन चुनाव में जो सबसे अहम फैक्टर होता है वो है जातीय समीकरण। और अब कांग्रेस में टिकट बंटवारे में जातिगत समीकरण गड़बड़ाता दिख रहा है। इतना ही नहीं, नेताओं के बीच मतभेद की वजह से 3 सीटों पर पेंच फंस गया है। मुरैना, ग्वालियर और खंडवा सीट पर किसे प्रत्याशी चुने, किसे नहीं, इसका फैसला पार्टी अब तक नहीं ले पाई। सियासी गलियारों में चर्चा है कि दिग्विजय सिंह का खेमा मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू को टिकट दिए जाने के पक्ष में है, जबकि स्थानीय नेता रमेश गर्ग को प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं तो जीतू पटवारी जौरा विधायक पंकज उपाध्याय के पक्ष में है। इसी तरह ग्वालियर सीट पर भी कांग्रेस पूर्व सांसद राम सेवक गुर्जर और पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को लेकर फैसला नहीं ले पा रही। इतना ही नहीं, खंडवा सीट पर चर्चा है कि अरुण यादव के गुट पर दूसरा गुट हावी है, लिहाजा यहाँ की सीट भी होल्ड है। अब कांग्रेस में टिकट को लेकर हो रही देरी पर बीजेपी तंज कस रही है। साफ और स्पष्ट कारण है कि कांग्रेस पार्टी से कोई नेता मैदान में उतरना नहीं चाह रहा है। कांग्रेस को प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं। सबको मालूम है कांग्रेस के टिकट पे जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी हार सुनिश्चित है, इसलिए कांग्रेस के टिकट पे कोई चुनाव लड़ने नहीं वाले। जहां तहां से जुगोड़ बितोड़ के वो ला रहे हैं और हारे हुए जो पहले ही जनता जिनको नकार चुकी है, ऐसे प्रत्याशी को चुन के आए हैं और बाकी की सीटों पे उनको मिल नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस की जो सुनिश्चित हार है वो प्रदर्शित ये हो रहा है कि उन पे प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। गुटबाजी और जातिगत समीकरण में उलझी हुई दिख रही कांग्रेस बीजेपी की निशाने पर आ गई है, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी के आरोपों पर जोरदार प्रहार किया। कांग्रेस दावा कर रही है कि पार्टी के भीतर कोई भी गुटबाजी नहीं है और जल्दी ही बची हुई सीटों पर उम्मीदवार पार्टी उतार देगी। भारतीय जनता पार्टी ने इतने पहले टिकट बांट दिए, उसे क्या नसीब हो गया है? हम अपने टिकट टाइम पर बांटेंगे और अभी तक जो बटे हैं वो बहुत अच्छे बटे हैं और आने वाले 3 टिकट जो हैं वो भी भाजपा को हतप्रभ करने के लिए पर्याप्त होंगे। कांग्रेस का तर्क कुछ भी हो, लेकिन ये भी सच है कि गुटबाजी कांग्रेस का वो मर्ज है जिसका इलाज पार्टी अब तक ढूंढ नहीं सकी। इसलिए जब भी चुनाव में टिकट की बारी आती है, कांग्रेस में इसी तरह की देरी और टिकट बंटवारे के बाद बयानबाजी शुरू हो जाती है। खैर, 3 सीटों पर फंसे पेंच को कांग्रेस कब तक निकाल पाएगी और किसको उम्मीदवार बनाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नीलाभ शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अजय धवले, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और संदीप पौराणिक, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नीलाभ जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या गुटबाजी की वजह से 3 उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे, या जो बीजेपी कह रही है कि आपके पास उम्मीदवार ही नहीं है, कोई लड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए तलाश जारी है? भारतीय जनता पार्टी पहले तय कर ले। एक और तो कहती कि हमारा टिकटों के लिए आपसी खींचतान हो रही है, गुटबाजी हो रही है, खींचतान हो रही है। उसके बाद कहती है हमारे को लड़ना नहीं चाहता। कितना विरोधाभास है इनके बयानों में। ये खुद ही मोहर लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ हर सीट पर लड़ने के लिए कई कई दावेदार खड़े हो गए। ये खुद का इस पे मोहर लगा रहे हैं। सीधी बात है, बड़ी पार्टी है, बड़ा कुनबा है। देखिए, सबसे बड़ी खूबसूरती कांग्रेस पार्टी की ये है, यहाँ हिटलरशाही नहीं है कि 2 लोग जो तय कर दे वो पूरी पार्टी के लिए पत्थर की लकीर हो जाता, किसी से सलाह ली जाती, ना विचार विमर्श किया जाता।
कांग्रेस पार्टी का एक आंतरिक लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपना मत रखने का, अपनी राय रखने का पूरा अधिकार होता है। तो यहाँ एक सब सर्वसम्मति से, वरिष्ठों के मार्गदर्शन से, युवाओं के जोश से, सबके एक मार्गदर्शन के साथ टिकट तय किए जाते हैं। कुछ समय लगता है, अभी हमने 25 टिकट तय किए। ये समझ रहे थे वॉक ओवर मिल गया, तो इन्होंने तो मंसूबे पाल लिए थे मुंगरी लाल के हसीन साहब ने कि 29 के 29 सीटों की माला मोदी जी को पहनाएंगी। लेकिन जब 25 टिकट डिक्लेयर हुए तो इनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी, बौखलाहट का माहौल आ गया। इनके नेताओं के बयान में लगातार सुन रहा हूं, सब चीजों पर ध्यान हटाकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रहे हैं। कुल जुलूस संख्याएं बता रहे हैं कि लोग ट्रेनों में भर भर के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये मानसिक दबाव का वातावरण तैयार किया जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग गए, मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग भाजपा में गए अवसरवादी लोग, लेकिन ये सब ऐसी संख्याएं बता रहे हैं झूठी, एक मानसिक वातावरण दबाव बना के तैयार किया जा रहा है, जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है कि तमाम लोग पूरी कांग्रेस जो है भाजपा पे टूटी पड़ रही है। तो ये कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट, घबराहट के सामने स्पष्ट आ रही बात। 25 टिकट डिक्लेयर होने के बाद जो 3 टिकट भी डिक्लेयर होंगे निश्चित रूप से सबके। लेकिन नीलाभ जी, आपने खुद कहा है कि आंतरिक लोकतंत्र है हमारे यहाँ और चर्चा के बाद तय करते हैं, तो मतलब इससे ये माना जाए कि कहीं ना कहीं गुटबाजी तो है। एक कोई दूसरे नाम का प्रस्ताव रख रहा है, दूसरा गुट दूसरे नाम का, दिग्विजय सिंह किसी और को कह रहे हैं, जीतू पटवारी किसी और का समर्थन कर रहे हैं। इससे आप गुटबाजी कहेंगे, ये परिवार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, ये परिवार होता है। यही तो पार्टी होती है, यही तो लोकतंत्र होता है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या जाए लोकतंत्र के बारे में, तानाशाह पार्टी जो 2 लोग कमरे में डिसाइड कर देते, वो 2 पतियों के इशारों पर वही नहीं मानना पड़ता है। ये तो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक, ये पार्टी है, बड़ा फर्क है दोनों में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, अजय जी से जवाब लेते हैं। अजय जी, वो कह रहे हैं जिसे आप गुटबाजी बता रहे हैं वो आंतरिक लोकतंत्र है, परिवार का मामला है, आपस में चर्चा होती है, लेकिन आपको गुटबाजी नजर आ रही है। आपके यहाँ जैसे हिटलर शाही नहीं चलती है कि ऊपर से नाम तय हो गए बस। देखिए ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र के नित नए आयाम गढ़े। आप इंटरनल डेमोक्रेसी संगठन के तौर पर अगर किसी दल में, तो भारतीय जनता पार्टी में। हमारे यहाँ ये नहीं है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी डिसाइड करेंगे और गांधी परिवार के जो दरबारी लोग रहेंगे उन्हीं को नेतृत्व की अवसर मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है या देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और ये जो आंतरिक गुटबाजी है कांग्रेस की, ये हम नहीं कह रहे। आज वास्तव में इनके जो लोग संगठन छोड़ के अन्य दलों में जा रहे या भारतीय जनता पार्टी में आ रहे, इनका सीधा सा आरोप यही होता है कि हमारा नेतृत्व हमारी बातें सुनता नहीं है। एक और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज देखेंगे, आज भी हम आपके साथ में डिबेट कर रहे हैं जी, हमारे प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु के हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इकलौता ऐसा दल है जहां संवाद की परंपरा है, जहां विमर्श की परंपरा है, और ये संवाद और विमर्श की परंपरा ही आज भारतीय जनता पार्टी को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाई। ये कह रहे हैं कि 2 लोगों की हिटलरशाही ही सब डिसाइड करती है। वो 2 लोग भी बेहद ही सामान्य परिवारों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता थे, जिन्होंने बूथ पे काम किया, संगठन का काम किया, आज देश के नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन अपनी मेहनत और कार्य क्षमता और योग्यता और क्षमता के अनुरूप। नहीं सिर्फ गांधी परिवार का बेटा होने की वजह से सिर्फ एक व्यक्ति को 20 वर्षों से ढोया जा रहा है या उस वजह से संगठन तिरबितर हो रहा है, तो अभी कांग्रेस को अपने संगठन की चिंता नहीं है। आज भी यही उत्तर दिए जा रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हिटलरशाही है। हिटलरशाही क्या होती है आपको देखने के लिए ब्रिजेश जी इतिहास उठा के देख लीजिए। जब जब कांग्रेस नेतृत्व को वहां के अच्छे लोगों ने या अच्छे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेतृत्व का प्रश्न चिन्ह उठाया, उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी है। कांग्रेस कभी इसी वजह से छूटी है कि उन्होंने नेतृत्व पे प्रश्न उठाए। आप देखेंगे दूसरी ओर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेसी का मैकेनिज्म की मैं अगर आपको बात समझाऊं कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद, लेकिन अजय जी वो कह रहे हैं कि उनके 3 उम्मीदवार जब तय हो जाएंगे तो आपको हतप्रभ कर देंगे, और जो अभी आपने पहले घोषित कर दिए तो कौन सा कुछ नसीब हो गया। के मिश्रा कह रहे हैं क्या हासिल कर लिया आपने पहले उम्मीदवार घोषित करके। जी तो के मिश्रा जी, देखिए के मिश्रा जी को तो दिक्कत ही यही है भारतीय जनता कांग्रेस की कि भारतीय जनता पार्टी के लड़ने के लिए आपके पास, आपको पता है कि आप चुनाव में ज्यादा दिन टिक नहीं सकते, तो इसलिए ऐसा है कि समय पे उम्मीदवार उतार दिया जाए, उसके भाग्य का भरोसा उसी के हाथ में छोड़ दिया जाए। आज हम अभी डिबेट कर रहे हैं ब्रिजेश जी, इनके एक वर्तमान विधायक अमरवाड़ा के छिंदवाड़ा से आते हैं, जो इनकी एकमात्र लोकसभा की सीट इनके पास में, वो अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। तो जब नेतृत्व से परेशान होकर इस प्रकार की स्थितियां मच जाती है, इस प्रकार की भगदड़ आपके दल में होती है, तो आपको इस प्रकार के उलझुल बयान देने की आदत हो जाती है। आज भी आप स्वीकार नहीं कर रहे कि कहीं ना कहीं आपकी संगठन क्षमता में, आपके नेतृत्व क्षमता में, या आपके जो गांधी परिवार है
इसके आइडियोलॉजिकल जो डायलेमा है कि वो ना अपना कुंबा संभाल रहा है ना अपनी नीति स्पष्ट कर रहा है। तो ये सब जो मूल दिक्कतें हैं ना, वो दिक्कतें आज कांग्रेस की मूल दिक्कतें हैं। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का चलिए सवाल नीलाभ जी छोड़ से दीजिए, जवाब ले लेंगे, इससे आप पहले कांग्रेस से लड़िए। पौराणिक जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। संदीप जी, क्या इस बार भी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही है, और हर बार ऐसा क्यों होता है कि देरी हो जाती है कांग्रेस में, और क्या बीजेपी इसका फायदा फिर उठा ले जाएगी? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस की तो हमेशा की एक समस्या है, जिसे हम कहें एक बीमारी बन चुकी है। टिकट के चयन को लेके कांग्रेस के अंदर जो कुछ होता है वो किसी से छुपा नहीं है। हो सकता है ये कांग्रेस के लोग ना स्वीकार हैं, कांग्रेस के लोग इसे अपनी एक प्लानिंग का हिस्सा बताएं, लेकिन सवाल ये उठता है कि दूसरी टीम का खिलाड़ी जब इतनी लंबी लीड ले चुका होगा प्रचार में, तो जो नया आदमी जाएगा उससे मुकाबला करने में दिक्कत आएगी। इससे मैं सहमत हूँ पूरी तरह। बिल्कुल। कांग्रेस की क्या वेव तो आपकी है नहीं भाई, आपको जिससे मुकाबला करना है वो ताकतवर उम्मीदवार है, और कांग्रेस में इस समय जो चल रहा है मुझे लगता है कि ये बहुत निचले स्तर पर चला गया है। आज जो बात आ रही है, गुना से पार्टी ने काफी लंबे समय पहले अरुण यादव को इशारा किया था कि आपको चुनाव लड़ना है, तैयार रहना चाहिए। एंड टाइम पर कुछ बड़े नेताओं के दखल के चलते उन्हें वहां रोक दिया गया। अब ग्वालियर में जो किस्सा चल रहा है वो बड़ा अजब चल रहा है जी। ग्वालियर में कांग्रेसी नेता चाहते हैं कि प्रॉपर ग्वालियर से ब्राह्मण चुनाव लड़े, और मुरैना से सिकरवार परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा प्रेजेंटेशन किया जा रहा है कि यहां से ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए जो पहले एक बार अपनी सदस्यता खो चुका है, उसे उतारने। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है उससे कोई हताश हो ना हो, लेकिन कार्यकर्ता हताश होता है ब्रजेश जी। और कांग्रेस की जो पूंजी थी वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। मुझे लगता है कि इन चीजों से कांग्रेस को सीख लेना चाहिए। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि हम कहां कम हैं। हर बार ये कह के कि अगले चुनाव में नतीजे देखिए हमारे पक्ष में होगा, ये कह के आप वक्त तो टाल सकते हैं आप, लेकिन आप अपनी रीढ़ को या पार्टी को मुझे लगता है मजबूत नहीं कर सकते। और वर्तमान स्थिति में जो 3 सीटें हैं जहां से टिकट रुके हुए हैं, वहां आने वाले समय में हो सकता है ऐसे नाम आ जाए जिनकी कोई कल्पना नहीं कर रहा हो। तो जब आपके पास ऐसे उम्मीदवार नहीं होंगे फाइट करने वाले, और जबकि तीनों सीटें ऐसी हैं कि जहां कांग्रेस अच्छे से फाइट कर सकती है, जहां उसकी जीतने की संभावना है। मैं ये मानता हूं ब्रजेश जी कि कांग्रेस बहुत बेहतर फाइट कर सकती थी इस बार, लेकिन कांग्रेस के अंदर का जो खेल है ना, देखिए बीजेपी ने टिकट बदले, नए चेहरों को मौका दिया। आपके पास बहुत से ऐसे जनाधार वाले नेता हैं जो धीरे धीरे करके बीजेपी में चले जा रहे हैं, आप उन्हें एक तो रोक नहीं पा रहे, और जो आपकी सेकंड लाइन बची है वो कौन सक्रिय है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस के भी नेता ये नहीं बता पा रहे हैं कि इस समय हमारा कौन सा नेता सक्रिय है, जिनको बड़े चेहरे हम मानते हैं। दिग्विजय सिंह के अलावा वो अपनी राजगढ़ सीट पे सक्रिय हैं, इसके अलावा कौन सा ऐसा नेता है जो पूरे प्रदेश में घूम रहा हो आज कांग्रेस के लिए। तो नीलाभ जी, बीमारी जो आपकी पुरानी है वो नासूर बन गई है, आप उसको स्वीकार करते नहीं हैं, हवा आपकी है नहीं है, भगदड़ आपके यहाँ मची हुई है, और टिकट को लेकर जिस तरह से खेमेबाजी चल रही है, ऐसे में कैसे मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस? एक तरह का भ्रम का वातावरण फैलाया जा रहा है। टिकट को लेकर कहीं कोई खींचतान नहीं। मैंने कहा 25 टिकट डिक्लेयर होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के चेहरे की हवाइयां उड़ी। जो 3 टिकट जब डिक्लेयर होंगे, इनके चेहरे, इनको सब चीजें मालूम पड़ेगी। किस तरह कोई वाक ओवर नहीं दिया जा रहा है। पूरी मेहनत के साथ कांग्रेस के लोग योद्धा मैदान में, तो ये इनकी बौखलाहट है जो इस तरह की बातें चर्चा कर रहे हैं। अरे आपने टिकट डिक्लेयर कर दिया, आपने परिवारवाद कर दिया, आपने लगभग 24 टिकट तो बेटों को दे दिए, 15 टिकट रिश्तेदारों को बांट दिए। हिंदुस्तान में अगर बात में करूं, प्रेम धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को टिकट दे दिया। इसकी तो कांग्रेस को बात ही नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा आरोप तो कांग्रेस पे परिवारवाद का ही लगता है। 25 तो बेटों को, 15 रिश्तेदारों को, 40 टिकट तो परिवार में बांट दिए। तो हमें क्यों बात नहीं करना चाहिए जब परिवारवाद का आरोप लगाते हैं? और ये बातें भी कर रहे थे मेरे भाजपा के मित्र, ये सब गरीबों के जानते हैं, मोदी जी चाय वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं मैं मजदूर का बेटा हूं। आप इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं जनता को। जब आप चाय वाले हैं, जब आप मजदूर का बेटा, तो आप उनका दर्द क्यों नहीं समझते? क्यों जनता 5 किलो की राशन की लाइन में लगी है? क्यों किसान लाठियां खा रहा है? लेकिन जनता भी तो आपकी बात नहीं समझती है ना, जो संदीप जी भी कह रहे हैं, क्योंकि आप अपनी जो कमजोरी है उसको स्वीकार नहीं करते नीलाभ जी।
जब आप जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करते हो, अपने आप को चाय वाला बेटा, मजदूर का बेटा करके, तो आप जनता की, गरीब जनता की स्थिति क्यों नहीं जानते? सत्यता यह है कि आपके राज्य में देश दो भागों में बढ़ चुका है। अमीरों का हिंदुस्तान, जो मोदी जी का हिंदुस्तान है, और एक गरीबों का हिंदुस्तान। देश की 40% संपत्ति 1% उद्योगपतियों के हाथ में। वो पूरा बैंक के कर्जों का आनंद ले रहे हैं, किसान कर्जों के लिए लाठी खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। वही राम मंदिर के जो उद्घाटन होता है उसमें सबसे आगे वही बैठे रहते हैं, बाकी आम जनता को नगर में ही घुसने मतलब नहीं दिया नीरज जी, जाता। आप अपनी कमजोरी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं, सही सलाह दे रहे हैं, उसको भी दरकिनार कर देते हैं। जो कमजोरी है उसको स्वीकार करिए ना, कि आप यहाँ 3 सीटों पर मुकाबला कर सकते हैं, कड़ी टक्कर दे सकते हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखकर वहां आप उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रहे हैं, जातिगत उसमें उलझे हुए हैं। सीटों पर मुकाबला करेंगे, आप 3 सीटों की बात क्या कर रहे हैं? हमारे संदीप जी कह रहे थे ना कि हम अगली बार हरा देंगे, अगली बार हरा देंगे, ऐसा कहते रहते हैं। हतप्रभ आप उम्मीदवार घोषित करके करते हैं और वो बाद में परिणाम आ जाते तो आप हतप्रभ हो जाते हैं। देखिए क्या होता है, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ी। साम दाम दंड भेद, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर, मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ, मशीनों का दुरुपयोग करके चुनाव जीत सकते हैं। एक बार 2 बार उससे मुद्दे खत्म नहीं हो जाते। जनता वही मुद्दे को बार बार देख रही है। अब मुद्दा विहीन पार्टी है, अब युवाओं की बात ही नहीं करते, अब रोजगार पे चर्चा ही नहीं करते, अब महिला की बात ही नहीं करते, किसानों पे बात ही नहीं करते, निकल पड़े झंडा लेके मोदी जी की गारंटी। बताइए क्या हुआ प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का? मोदी ने गारंटी दी थी 25 करोड़ लोगों को नौकरी देने की। आपकी सरकार ने स्वयं स्वीकार करा है कि नहीं, हम 1.2 करोड़ से ज्यादा नौकरी नहीं दे पाए 2023 में। मैं नहीं बता रहा, ये आपके सरकार के आंकड़े। क्या हुआ उस गारंटी का? तब भी तो आप पे जनता भरोसा नहीं कर रही ना। चलिए हम मान लेते हैं आपकी बात कि जो वादे किए थे उन्होंने 100% पूरे नहीं किए, लेकिन आप पर भी तो भरोसा नहीं कर रही ना। निश्चित रूप से जनता काट की हंडी बार बार नहीं, जनता फिर भरोसा करेगी। आप पूरी बात मेरी होने नहीं दे रहे हैं। मोदी की गारंटी की बात, ये झंडा लेके निकले, गारंटी उसकी मानी जाती है जिसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हुई हो। क्या हुआ? उम्मीदवार पहले घोषित करते नहीं है, रणनीति बनाते नहीं है, और फिर कहते हैं कि उनकी गारंटी फेल हो जाए और आपको जनता वोट दे दे। अजय जी वो कह रहे हैं गारंटी पूरी नहीं की और कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार जनता सबक सिखा देगी आपको। देखिए ब्रिजेश जी, हम बड़ी बात नहीं करते, लेकिन हमें 10 वर्षों के जो गरीब कल्याण और जन कल्याण के काम किए, ये गरीब कल्याण और जन कल्याण के काम लेके ही आज भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी देश की जनता के समक्ष हैं। विगत 10 वर्षों में एक ऐसी सरकार है जिसने जो संकल्प लिए थे उन संकल्पों की पूर्ति की हो। हम देखेंगे, चाहे हमारे आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन का मुद्दा हो, विजय जी, हमारे इंसर्जेंट से इस बात को हम लोग कह रहे हैं। आज आर्टिकल 370 हट गया। कश्मीर, ये कहते थे 370 हटेगा, कश्मीर जल उठेगा, आज कश्मीर में शांति है। ये कहते थे राम मंदिर का मुद्दा, इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति का मुद्दा है, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन राम मंदिर की तारीख भी बताई। भव्य दिव्य राम मंदिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स में प्रक्रिया का पालन करते हुए बनाया। ये कहते थे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया, और हम कटिबद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो मुद्दा है उसे पूरे देश में भी लागू करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण के साथ साथ जन आकांक्षाओं का जो सम्मान किया। विगत 10 वर्षों में आप देखेंगे 80 करोड़ लोगों का जो आंकड़ा है जिनको हम लोग आज गरीब अन्न योजना के तहत अन्न प्रोवाइड किया जा रहा है। चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, आप देखिए नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसकी कांग्रेस से बात करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस अधिनियम को, लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं ना, आपने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, रोजगार का आपने वादा किया था, वो नहीं किया आपने, आय दुगनी नहीं हुई। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, तमाम वादे हैं, तमाम गारंटी हैं आपकी जो पूरी नहीं हुई। ब्रजेश जी, एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट, यूपीए के 10 वर्षों का शासनकाल उठा लीजिए और भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल उठा लीजिए, डबल डिजिट की एग्रीकल्चर की ग्रोथ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एग्रीकल्चर की। ये आप बात कर रहे हैं किसानों की बात करने का, तो मुझे लगता है कांग्रेस को बिल्कुल भी नैतिक अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में देश का किसान वर्ग खड़ा है। किसान सम्मान निधि जब देश का किसान के खाते में पहुंचती है और डायरेक्ट बेनिफिशियरी है वो आज उसका, तो वो व्यक्ति मोदी जी को वोट करता है। और ये आपने देख लिया बार बार चुनाव में, देश का किसान हो, देश का युवा वर्ग हो, देश का गरीब है, मोदी जी के साथ में खड़ा, देश की नारी शक्ति मोदी जी के साथ में खड़ा है, क्योंकि वो बार बार प्रतिपादित कर चुके हैं कि हमारे लिए सिर्फ 4 जातियां महत्वपूर्ण है, और हम जो ज्ञान की बात करते हैं उसमें हमारा गरीब है, अन्नदाता है, हमारा। 'हमारा युवा है और हमारी नारी शक्ति है'। हम देश को जातिगत जनगणना में बांटने की बात नहीं करते। आज जो देश 2 करोड़ 50 लाख जनसंख्या है, उसमें 40% जनसंख्या हमारी युवा है और हमारी नारी शक्ति है। हम देश को जातिगत जनगणना में बांटने की बात नहीं करते। आज जो देश 2 करोड़ 50 लाख जनसंख्या है, उसमें 40% जनसंख्या हमारी युवा है और हमारी नारी शक्ति है। हम देश को जातिगत जनगणना में बांटने की बात नहीं करते। आज जो देश 2 करोड़ 50 लाख जनसंख्या है, उसमें 40% जनसंख्या हमारी युवा है और हमारी नारी शक्ति है। हम देश को जातिगत जनगणना में बांटने की बात नहीं करते। आज जो देश 2 करोड़ 50 लाख जनसंख्या है, उसमें 40% जनसंख्या हमारी युवा है और हमारी नारी शक्ति है। हम देश को जातिगत जनगणना में बांटने की बात नहीं करते। आज जो देश 2 करोड़ 50 लाख जनसंख्या है, उसमें 40% जनसंख्या
21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, जो विकसित भारत होने की ओर बढ़ रहे हैं, हम उसे जातियों में डिवाइड करने की बात नहीं कर रहे। आप देश को जातियों में लड़ाने का, धर्मों में लड़ाने का, सांप्रदायिकता के मुद्दे पे देश को भटकाने का काम अगर किसी दल ने किया तो कांग्रेस ने किया। आज भी देखिए, राम मंदिर का मुद्दा अगर कांग्रेस उठाती है तो कहती भारतीय जनता पार्टी ने इवेंट की राजनीति की, लेकिन आपको किसने रोका था भारतीय जनता पार्टी के उस इवेंट में सम्मिलित होने से? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का इवेंट ही नहीं था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने आपको भी निमंत्रण दिया था, सस्वीकार उस निमंत्रण को नीलाभ जी स्वीकार करना था आपके दल को। आपके जैसे नेताओं ने, आपके नेतृत्व को प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि क्या 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद में एक ऐसा अवसर आया था जहां हमें हमारी क्रेडिबिलिटी दिखाने का सुयोग्य अवसर है, हम नहीं दिखा सकते? नहीं, आपने नहीं दिखाया, आपने उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। आपके नेता, इंडिया अलायंस के लोग सनातन धर्म को HIV एड्स डेंगू की संज्ञा दे रहे थे, आपने पूरे नेतृत्व ने कांग्रेस के कभी भी आकर सामने कंडेम नहीं किया कि हम उदयनिधि स्टालिन का स्टेटमेंट का हम लोग विरोध करते हैं, हम ए राजा के स्टेटमेंट का कंडेम करते हैं। जब देश की जनता ये सब देखती है, आपके कांग्रेस के अच्छे नेता ये देखते तो उन्हें दुख होता है। वो उसी नीलाभ जी से जवाब ले लेता हूं, फिर मैं संदीप जी के पास भी जाऊंगा। नीलाभ जी, देखना पड़ेगा कि आप नीलाभ जी, कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो गारंटियों पर भरोसा होगा, जो किसान उन्हें समर्थन दे रहे हैं, युवा उनको समर्थन दे रहे हैं, महिला वोट उनके पास जा रहा है, कुछ तो भरोसा होगा ना, कुछ तो पूरा होता हुआ दिख रहा होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, बड़ी बड़ी बातें नारी शक्ति की, नारी शक्ति का 80% पैसा विज्ञापनों में खर्च हुआ। कहाँ है कि नारी शक्ति की आप बातें करते हैं? निर्लज्जा तक, कई हद तक के दृश्य देने वाली अभिनेत्री को अब सर्वोच्च और ये कहने वाली कि आजादी हमें भीख में मिली है, क्रांतिकारियों का अपमान करने वाली अभिनेत्री को आप सर्वोच्च सम्मान देते हो, टिकट से नवाजते हैं। इधर जो देश के लिए पदक लाती है, और आप किन शब्दों से आपके नेता उनका अपमान करते हैं, ये भी तो देख लीजिए। आपने क्या कहा नीलाभ जी? आप एक लाइव टीवी डिबेट पे बैठे, आपके नेता ने क्या कहा था? आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उनके बारे में क्या स्टेटमेंट दिया था? आप उस स्टेटमेंट को आप लोग जैसे आपके जैसे लोग बढ़ावा दे रहे हैं। नीलाभ जी, ये दुर्भाग्य है, कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे स्टेटमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किस प्रकार की भाषा और ओछी मानसिकता का परिचय दिया था, शायद आप भूल गए। नीलाभ जी, आपके जैसे लोगों ने इस स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहिए। आपने आपके नेतृत्व को 7.5 लाख लाभार्थी केक में अमान्य लोगों को दिया गया। केक की रिपोर्ट बता रहा हूँ, मेरे कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट नहीं है। आयुष्मान योजना में 7.5 लाख अयोग्य लोगों को आपने पैसा बांटा है। 400 लोग तो जो मर चुके थे उनको करोड़ों रुपया बांट दिया आपने। तो आप ये बेसी जब बड़ी बड़ी आप बातें करते, बड़े हास्यास्पद लगता है, आप बात सुनना ही नहीं चाहते। नीलाभ जी, आपके प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों से कहते हैं जब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो सिर्फ 15 पैसे गरीब के खाते में जाता है, और आज हम जब कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी जब 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया ही गरीब के खाते में जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है गवर्नेंस का। आपके यहाँ भ्रष्टाचार की तूती बोलती थी, आपका गांधी परिवार भ्रष्टाचार में अफूट डूबा था। नेशनल हेराल्ड का घोटाला देश भूला नहीं है। आपके जैसे विद्वान प्रवक्ताओं ने कांग्रेस के नेतृत्व को आईना दिखाने की आवश्यकता है। आप लोग ये अपने नेतृत्व के समक्ष प्रश्न रखिए कि क्या वास्तविकता में हम लोग जब डिबेट करने जाए तो क्या मुद्दों पे डिबेट होनी चाहिए। आपके नेतृत्व को आप लोगों ने प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है संदीप जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। संदीप जी, कैसे कांग्रेस मुकाबले में आएगी? वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहती है, रणनीति उसके पास है नहीं, मुद्दों पर वो अटल रहती नहीं है, इस तरह के विवादित बयान दे देती है। एक महिला का मुद्दा है, एकमात्र महिला उम्मीदवार उतारी है उन्होंने, 3 अभी, उनमें भी नाम नहीं है किसी महिला का, जबकि बीजेपी ने 6 महिला उम्मीदवार उतारे। कैसे आधी आबादी भरोसा करे, कैसे युवा भरोसा करें, कैसे किसान भरोसा करे कांग्रेस पर? संदीप जी देखिए ब्रजेश जी, ये वाला जो चुनाव है 2024 का, देश में हवा हो या जो भी बात हो अलग, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ये चुनाव कांग्रेस को खड़े होने का चुनाव था, मैं ये मानता हूं जी। पिछले चुनाव में आपके पास 29 में 1 सीट थी, इस बार आप अपनी ताकत को बढ़ा सकते थे। अब नतीजे आएंगे वो तो एक अलग बताएंगे, लेकिन अभी जो परिदृश्य दिख रहा है वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। कई इलाके ऐसे थे, विधानसभा चुनाव के आधार पर भी हम लोग देख रहे हैं कि 7-8 सीटों में आपकी लीड थी। आपके प्रत्याशी चयन को अगर बेहतर, नीलाभ जी तो इसलिए कहेंगे, देखिए स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है और उनका धर्म है ये कि कांग्रेस का बचाव करना, लेकिन वास्तविकता में हकीकत ये है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन में देरी हुई है और बहुत पारदर्शिता नहीं रही। मैं कुछ सीटों के तो नाम भी ले दूं कि जिस उम्मीदवार का उस इलाके से कोई वास्ता नहीं, जो वहां किसी भी इकाई का पदाधिकारी नहीं रहा, जिसने पार्षद स्तर का चुनाव नहीं लड़ा, उसको आपने लोकसभा का टिकट दे दिया।
ये जो पैमाने हैं ना टिकट के, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं, उनको मौका ना देके आप किसी गुट से, किसी व्यक्ति के करीबी के चलते अगर आप टिकट देते हैं तो लेकिन आपको कार्यकर्ता लगता में है वैसे भी निराशा कांग्रेस छत्रविहीन होती जा रही है संदीप जी? फिर कौन सा गुट इतना प्रभावी रहेगा? सुरेश पचौरी चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, कमलनाथ की स्थिति सबको पता है। देखिए ब्रजेश जी, फिर वही हो जाएगी, आप ये कहोगे कि दौड़ में पहले 100 लोग दौड़ते थे, अब हम अकेले दौड़ रहे हैं। तो ये बात नहीं है कि कौन सा चला गया। गुट कब पैदा हो जाए ये पता नहीं चलता। बिल्कुल, किसको हाईकमान समर्थन दे दे, हाईकमान का किसे आशीर्वाद मिल जाए, वो नया गुट बन जाता है। चलिए, माफी चाहता हूं, चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कांग्रेस की एक पुरानी बीमारी है और ये बीमारी का कोई इलाज नहीं करना चाहता, बल्कि वो नासूर बनती जा रही है। यदि कांग्रेस इसका इलाज कर ले तो हो सकता है मुकाबले में जाए। फिलहाल तो वो दूर दिख रही है क्योंकि उसकी ना रणनीति है, ना पूरे उम्मीदवार घोषित कर पाई। पिछली बार 1 सीट जीती थी 29 में से, इस बार 28 पर चुनाव मैदान में उतरेगी, लेकिन 3 में अभी तक उसके उम्मीदवार कहीं ना कहीं गुटबाजी की वजह से नहीं सामने आ पा रहे हैं। तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि एक संगठन सामने इतना मजबूत है, नैरेटिव है, नेता है, उनके पास नेतृत्व क्षमता बेहतर है और एक मास लीडर है, और आपके पास क्या है? क्या आप मुकाबला नहीं करना चाहते? निश्चित तौर पर कांग्रेस मुकाबले में आएगी तो एक लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।